अब हम बात करने वाले हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं? बॉन्ड स्ट्रेंथ की। तो पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये डेटा बेस्ड है, और ये एक प्रैक्टिकल है। जैसे कि बॉन्ड एनर्जी के ऊपर होता है कि एक बॉन्ड बन रहा है तो कितनी एनर्जी मतलब रिलीज हो रही है, तो उसी बॉन्ड को तोड़ने में उतनी एनर्जी लगेगी, और वही उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। तो ये एक प्रैक्टिकल है, मतलब प्रैक्टिकल या डेटा बेस्ड होता है। इसको हम लोग बता नहीं सकते हैं, पर हम लोग कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, सवालों को कंपेरिजन, जैसे सवाल मिले तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे कैसे कैलकुलेट करनी है, बता देंगे इसका कम है, इसका ज़्यादा, और इसका सबसे ज़्यादा है बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो उसी के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में जो पहला है वो ये है कि आपको पता है कि नॉर्मल कि बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बॉन्ड के बीच में स्ट्रेंथ, यानी दो लोग के बीच में स्ट्रेंथ। अगर दो लोग पास पास हैं तो उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, दो लोग दूर दूर हैं तो उनकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो सोचो ना, मुझे पास पास है उस बॉन्ड को तोड़ना है, और दो लोग एकदम दूर दूर हैं, उनको बीच में फूट डालनी है, अलग करना है, तो कैसे करोगे? मतलब किनको अलग करना आसान है? अब इसे होता है जो दूर दूर है ना। अब इसके बोल देना कि यार देखो ना, तुम्हारी वाली आज किसी और के साथ थी। अब ये जाके थोड़ी देख रहा है, अब ये ठीक है, मन में डाल दिया, अब पूछेगा थोड़ी ना, ऐसा है कि वो पूछेगा नहीं है। और इसे बोलते तुम्हारा वाले को आज मैंने किसी और के साथ देखा था, वो पार्क में टहल रहा था। अब ने डाल दिया, दो लोग दूर दूर, मतलब दूर दूर मतलब कि ऐसा है कि अभी उनके बीच में मन मुटाव या कुछ बातें थोड़ी कम कर रहे हैं, ये अब पता है कि दूर हैं, ठीक है, देख नहीं रहे एक दूसरे को। अब भाई जो लोग पास ही हैं, अब कैसे बोलोगे? अब बोले अरे कब, वो तो मैं उसको देख रही थी ना, वो तो किसी और के साथ था ही नहीं। अच्छा, वो तुम बात कर रहे हो उसके साथ, वो तो उसकी बहन थी ना वो तो। और इसके बाद सुन के यार आज ना मैंने तुम्हें ना तुम्हारी वाली को किसी और के साथ देखा था। अच्छा, तुमने देखा था? अरे देखा होगा यार, वो उसका कजिन था, ठीक है, मतलब मुझे पता है, उसने मुझे बताया था। तो अब अलग कर ही नहीं पाओगे। तो वही चीज़ है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कहीं कोई सा भी बॉन्ड हो यार, चाहे रियल लाइफ का बॉन्ड हो चाहे केमिस्ट्री का बॉन्ड हो, वो बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। यानी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। यानी क्या, हम लोग लिख सकते हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ की। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने पता कर लिया। अच्छा, ये मुझे बताओ बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करता है? क्या बॉन्ड लेंथ साइज पे डिपेंड कर रहा है? अच्छा, मुझे बताओ साइज किस पे डिपेंड करता है? साइज डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ शेल्स पे, है ना, शेल नंबर पे, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो क्या मैं इन दोनों को कंबाइन करके ये बोल सकता हूँ कि जो बॉन्ड लेंथ है, मैं डायरेक्टली ये देख के बोल सकता हूँ कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी क्यू एन, या ऐसे भी लिख सकते हो कि साइज के या सेल नंबर के या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। ठीक है, तो ये मैं बोल सकता हूँ, और इसे मैं बंद कर देता हूँ। तो पहला डेटा हमें ये पता चला कि अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो तो हम पहले देखेंगे कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, मतलब वो बॉन्ड साइज के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, बॉन्ड साइज के ऊपर बात कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, कहने का क्या मतलब है कि मान लो आपको पता चल गया कि सारे के सारे जो है वो एस एस के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो सारे बॉन्ड एस और एस हैं, सारे के सारे जो बॉन्ड है सिग्मा वाले वो एस एस के बीच में है, ये भी एस एस के बीच में है। ठीक है, ये भी एस एस के बीच में है। पर ना मैंने बोला कि ये वन एस है, ये टू एस है, ये थ्री एस है। अब मैं बताओ कि कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये सब बातें, ये दोनों के बीच में मर्जिंग बढ़िया होगी तो ये बॉन्ड जो है इस तरह से होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखो ना, बॉन्ड वन एस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सॉरी थ्री एस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? टू एस उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? वन एस। कैसे बोला मैंने? सिर्फ सेल नंबर देख के बोला कि स्मॉल साइज है, उससे बड़ी साइज है, उससे बड़ी साइज है। ठीक है, देखो कौन किसका ऑर्डर है? बॉन्ड स्ट्रेंथ का। ठीक है, किसका ऑर्डर है? ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का है, तो इसको नोट कर लीजिए। समझ आया? नोट कर लीजिए। यानी ये तब हो सकते हैं साइज की वजह देख के बताया। हाँ, हो गया। चलो, अगला है अपने पास, मान लो कि साइज ही सेम हो गई। मतलब साइज कैसे सेम हो गई? मान लो सेल नंबर ही सेम हो गया। भाई वन एस वहाँ पे था, वन एस वहाँ पे था, वन एस वहाँ पे था। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आपके पास ना वन एस है, ऐसा मानते हैं ना कि एक बॉन्ड है वन एस टू एस है, और एक है वन एस टू पी के बीच में। अब बताओ इनमें से कौन सा करोगे? बोलेगा तो सर चीटिंग है। तो इसके लिए अपने पास क्या है? फिर से कॉन्सेप्ट आता है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है कि इफ साइज इज सेम, इफ साइज इज सेम। और हम बात कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। देखो साइज सेम है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? पहला
हम लोग बात कर ले रहे हैं कि आपका जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। कैसा है? सिग्मा बॉन्ड। तो जो सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है उसकी जो स्ट्रेंथ है, सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है डायरेक्शनल नेचर पे। किस पे? डायरेक्शनल नेचर पे। डायरेक्शनल नेचर पे, क्योंकि अगर डायरेक्शनल नेचर ज़्यादा होगा तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, और ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी। और सबको पता है कि इन सब में को एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि हमको पता ना कि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब को एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तब। को एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। अब मुझे बताओ डायरेक्शनल नेचर किसका ज़्यादा होता है? डायरेक्शनल नेचर किसका ज़्यादा होता है, एस का या पी का? तो डायरेक्शनल नेचर ज़्यादा होता है आपका पी का। तो जैसे आपसे बोल दिया कि साइज सेम है, तो आपसे आ गया कि एस एस है, आपके पास एस पी है और पी पी है। तो बताओ किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है? इसका ज़्यादा होगा। ये किसकी बात कर रहे हैं? बॉन्ड स्ट्रेंथ की। समझे? क्योंकि पी कैरेक्टर ज़्यादा है, और पी कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्शनल नेचर ज़्यादा हो गया, और डायरेक्शनल नेचर क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बात करें पी पे, बी पे। बी वाला आपके पास पाई बॉन्ड। क्या है? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड मतलब को लैटरल ओवरलैपिंग है ना, को लैटरल ओवरलैपिंग, को लैटरल ओवरलैपिंग। इसमें क्या है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ओवरलैपिंग एक्सटेंट देखा जाता है। यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ देख रहे हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर आप देख रहे हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर आप चेक कर रहे हो, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, है ना, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, जैसे कि ओवरलैपिंग ज़्यादा हुई तगड़े से एकदम से, तो उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये वाला पोर्शन, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, फिर हम बात कर देते हैं कि इसी के बारे में, ताकि आपको समझ में आए। समझाते हैं आपको। साइज सेम है, यानी जो आपका प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट नंबर है वो लिख नहीं रहा हूँ, वहाँ पे दोनों जगह सेम रहेंगे। ऐसा मत करना कि सर आपने वो नहीं लिखा था। तो हम लोग बात कर रहे हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बी एस की, वो होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के। लिख लिए थे आप लोग ना, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के। जैसे पहला आपके पास है, मान लेते हैं पी पाई, एक फिगर बनाते हैं पहले, ये आपको मजा आने वाला है। ठीक है, ये आपका पी पाई हो गया, और ये अभी आप पढ़ के आ रहे हो, ये आपका डी पाई है, डी पाई पी पाई, और ये आपका डी पाई है। ठीक है, अब आप एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कब ज़्यादा होगी, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये आपका कौन सा है? ये पी पाई है, ये डी पाई पी पाई है, बॉन्ड है, और ये डी पाई बॉन्ड है। ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं इसको कि ओवरलैपिंग इन तीनों में मुझे आप बताओ कब ज़्यादा होगी, किन में ज़्यादा होगी और कब ज़्यादा होगी। तो ध्यान से देखो, दो लोग ऐसे आ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे देखो, ऐसे आ रहे हैं, ओवरलैपिंग कब होगी? ऐसे हो रही है। अब भाई रिपल्शन भी तो होगा, दो लोग को मिला भाई रिपल्शन हो जाएगा ऐसे। ठीक है, रिपल्शन भी होगा, मान लो मिल रहे हैं। अब ठीक है, ऐसा मत समझो कि आप लोग ना पहले सोचो कि ऐसे मिल रहे हैं, एक लोग ऐसे मिल रहे हैं, यहाँ पे एक बार मिल लिए, ठीक है, दूसरी बार कब मिल रहे हैं? यहाँ पे ऐसे, एक ऐसे ही है और दूसरा ऐसे, यहाँ पे ऐसे मिलेंगे और ऐसे मिलेंगे। ठीक है, ऐसे देखो, ये जो हाथ है इतना घुस गया। तीसरा केस ऐसे है, ये किसका है भाई? कौन सा सिंगर ऐसा करता है? पता नहीं। ठीक है, ये तीनों में आप मुझे बताओ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस में ज़्यादा होगी। ध्यान से सुनना, अगर आप ऐसे ओवरलैपिंग करा रहे हो सीधे वाली, तो यहाँ पे एरिया एक्सटेंड ओवरलैपिंग का जो एरिया वो कम हो जाएगा। अगर एक को टेढ़ा कर दोगे तो ओवरलैपिंग का एरिया ज़्यादा हो जाएगा। अगर दोनों ही टेढ़ा कर दोगे तो, दोनों ही टेढ़ा कर दिए तो ओवरलैपिंग का एरिया हाँ और ज़्यादा हो जाएगा। और ओवरलैपिंग का एरिया ज़्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। ठीक है, ये वाला कमेंट करना कि किसका होता है। ये तो जानता हूँ, ये किसका, ये होता है कि मैं बस सोच ही रहा हूँ ये वाला, ये भी बता देना। ठीक है, तो अब मैं बोलूँ कि इनमें स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा, तो पी पाई की सबसे कम है, उससे ज़्यादा है डी पाई पी पाई की, और सबसे ज़्यादा डी पाई की। ठीक है, ये आपका दूसरा था, मतलब दूसरे का बी वाला था। अच्छा, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, वो है आपका लोन पेयर रिपल्शन। ये लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन में समझ में आएगा क्या मैं कहना हूँ। लोन पेयर रिपल्शन,
शो, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, शो मोर रिपल्शन, यहाँ से लिखते हैं ना, लोन पेयर रिपल्शन कैन शो exceptions only in सेकेंड पीरियड, ओनली इन सेकेंड पीरियड। अब क्या कह रहा है, ये आपको एक सवाल समझा दूंगा, उससे मतलब आ जाएगा जब हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसके बाद। अगला आपका ना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम लोग एक चीज़ को एक्सप्लेन भी करेंगे, पर अभी लिख लो। वो ये है कि जो है आपका 3p पाई और 3p पाई जो है ये वीक बॉन्ड होता है। ये क्या है, वीकेस्ट बॉन्ड है। ये क्या है, वीकेस्ट बॉन्ड है। अब मैं एक बात बताऊँ, ये एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, पर क्या होता है कभी कभार सवालों में पूछ लेते हैं, ठीक है, इसलिए लिखा होता है कि ये वीकेस्ट बॉन्ड होता है। जैसे मान लो कंपैरिजन करने के लिए दे दिया तो एकदम लास्ट में जाता है 3p पाई 3p पाई, ठीक है, क्योंकि देखो p पाई की भी वही रिपल्शन वैसे आता है, तो क्यों मतलब बॉन्ड क्यों बनेगा, तो 3p पाई 3p पाई नहीं बन पाता है, नीचे जा रहे हो तो नहीं बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब आप इतना पहले नोट कर लो, फिर हम लोग सवालों के ऊपर बात करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपके सामने बॉन्ड स्ट्रेंथ के सवाल है, देखो कॉन्सेप्ट जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब अप्लाई करते हैं। तो पहला है आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है कंपेयर करनी है, तो पहला क्वेश्चन है 1s है, ठीक है, फिर 2s है, 3s है, इसमें बताना है कि स्ट्रेंथ बतानी है। तो पढ़ो, अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हो, आपको चेक करना है कि शेल नंबर, अगर शेल नंबर अलग अलग है तो उसके अकॉर्डिंग दो, शेल नंबर अगर कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो शेल नंबर कम है तो इसको हमने किसके अकॉर्डिंग दिया है आंसर, शेल नंबर के अकॉर्डिंग इसका आंसर हमने दिया है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे देखो शेल नंबर चेक किया, तो अब तक देखो शेल नंबर दूसरे में बराबर ही कर दिया है, तो हमने इसके बारे में बात की, अगर शेल नंबर बराबर है तो हम देखेंगे क्या, तो हम क्या देखेंगे बताओ, जल्दी बताओ, डायरेक्शनल नेचर देखेंगे, क्या देखेंगे, डायरेक्शनल नेचर देखेंगे। तो SP और PP में किसका डायरेक्शन नेचर ज़्यादा है, तो P का डायरेक्शन नेचर ज़्यादा, तो यहाँ पे ये ऑर्डर हो जाएगा आपका इस सवाल का। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं डायरेक्शनल नेचर की, ठीक है। अगला है अपने पास, मान लो 1s 2s और 1s 2p है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, शेल नंबर तो देखो इसमें भी सेम कर दिया था, ठीक है, अब यहाँ पे भी शेल नंबर सेम है, तो यहाँ पे किसका आंसर आप दोगे, 1s 2s को दोगे कि 1s 2p को दोगे, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो जाएगा 1s 2p को, किसको जाएगा 1s 2p को, क्यों, क्योंकि फिर से हम लोग क्या दे रहे हैं, आंसर जो दे रहे हैं वो डायरेक्शनल नेचर के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। अगला है P कोएक्सियल है, PP कोलेटरल है। सवाल ने लिखा है आपको बिल्कुल भी दुविधा में नहीं पड़ना है, अच्छा यहाँ पे ये फॉस्फोरस है, ये P है, तो ये जो कोएक्सियल इसका मतलब क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, भाई आपको पता है सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड के, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम कैसे बोल रहे थे, सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग होता है पाई से, ये था एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन और ये फास्फोरस है, तो इसको किस बेसिस पे आंसर देंगे, सब कुछ सेम है, शेल नंबर बढ़ाएंगे, क्या कर रहे हैं, शेल नंबर के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है, ध्यान से सुनेगा। आपको बताया गया था यहाँ पे लोन पेयर एक्सेप्शन वाला, तो लोन पेयर एक्सेप्शन चलेगा नाइट्रोजन में, कि भैया यहाँ पे नाइट्रोजन का और फॉस्फोरस का जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो ज़्यादा होता है फॉस्फोरस में, दोनों में से किसका ज़्यादा होगा, फॉस्फोरस का। और क्यों होता है, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से होता है। अब इसी बात है कि यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है, फूड ज़्यादा है, तो टूटेगा आसानी से, यहाँ पे टूटेगा मुश्किल से, ठीक है। अगला है ऑक्सीजन के बीच में सेम, ठीक है, सेम पिंच जोड़ दो, इसको भी। अगला ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका डेटा बेस्ड है, लिख देना, ठीक है, इसका आप जवाब नहीं दे सकते, ये आपका डेटा बेस्ड है, तो इसको याद कर लीजिएगा कि डेटा बेस्ड में कैसे इसका आंसर हमको देना है, ठीक है। लिख दे रहा हूँ, जो आपका पहला नंबर होता है वो क्लोरीन का होता है, किसका होता है, क्लोरीन का होता है, पहला नंबर आपको क्लोरीन का होता है, फिर आपका ब्रोमीन का आता है दूसरा नंबर, और तीसरा नंबर आपका फ्लोरीन का आता है, और चौथा नंबर आपका आयोडीन का आता है। अगर इन सबको मिला के आंसर लिखे तो हो जाएगा आपका Cl2, सबसे बड़ा होगा आपका क्लोरीन, और उसके बाद आपका होगा ब्रोमीन, और उसके बाद आपका होगा फ्लोरीन,
इसके बाद आपका आयोडीन। मैं अगेन बोल रहा हूँ ये डेटा बेस्ड है, इसको याद कर लेना। अगर सवाल में आएगा तो आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा, आप गलत वाला चूज़ करके आओगे, क्योंकि जो आंसर रहेगा ना आपको लगेगा वो गलत है और वही सही रहेगा। ठीक है, और सवाल वहीं से आते हैं जहाँ पे हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। आई होप इन सवालों की मदद से आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ के सवालों को करने में आसानी होगी। आपके पास जो बुक है उससे करोगे आप, तो इतना नोट करिए आप पहले। तो आपके पास अगला सवाल है, आपको इनमें बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करिए। ठीक है, हो गया, चलो। तो पहला अपने पास है 1s और 2s 2p 2p 3s 3s। तो ध्यान से देखिए कि हम पहले शेल नंबर के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे शेल नंबर सबसे कम जिसका होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, यानी इसको हमने दिया नंबर 1। और इन तीनों में देखो शेल नंबर सेम है, तो यहाँ पे कुछ अदर फैक्टर लगे रहेंगे, पर इसका मतलब ये है कि बीच में आएंगे और ये आपका लास्ट होगा। यानी ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, सही ना। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो ये आपको 5वें नंबर पे आ गया। ठीक है, लास्ट में। अब इनमें हम लोग सोचते हैं भाई सेम साइज के हो गए ना इनमें। अब इनमें देखा गया 2s 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 2p 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 में हम यहाँ पे देखेंगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यानी ये आपका हो जाएगा 2 नंबर पे, ये हो जाएगा आपका 3 नंबर पे, और ये हो जाएगा आपका 4 नंबर पे। यानी अगर अब यहाँ पे आप आंसर लिखने की कोशिश करो या लिखना चाहो तो वो आपका हो जाएगा 1s, फिर उसके बाद आपका आएगा 2p, और उसके बाद आपका आएगा 2s 2p, उसके बाद आपका आएगा 2p, सॉरी 2s, और उसके बाद आएगा 3s। ठीक है, ये आपका ऑर्डर है। चलिए इसको करिए। यहाँ पे तो सब सेम है, तो आप देखो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हमने पढ़ा है कि पी पाई हो जाए, फिर पी पाई डी पाई में, तो ये ऑर्डर होता है। ठीक है, अगला है आपके पास ये लास्ट वाला क्वेश्चन 2p पाई इन सब में। तो ध्यान से देखो, ये अगेन यहाँ पे शेल नंबर सेम है, इन दोनों में क्या है, शेल नंबर सेम है। तो नंबर 1 इसको देंगे, नंबर 1 ये हो गया। अब अगर आंसर करने जाए तो यहाँ पे होगा 3p पाई 3d पाई 3d पाई 3d पाई 3p पाई 3p पाई। तो नंबर 1 किसको देंगे, सबसे स्ट्रॉन्ग ये है। फिर सबसे वीक किसको देना चाहेंगे आप, बोलो 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 बोलो। तो अभी आपको बताया गया सबसे वीक आपका होता है 3p पाई 3p पाई, यानी ये आपका हो गया 4 नंबर का। क्या हो गया, सबसे वीक वो हो गया 3p पाई 3p पाई सबसे वीक हो गया। और इसका 2 नंबर का आपका ये हो गया 3d पाई 3d पाई, और फिर 3p पाई 3d पाई, ये आपका तीसरे नंबर पे चला गया। ठीक है, ये याद रखिएगा 3p पाई एग्जिस्ट नहीं करता बॉन्ड। क्यों नहीं करता, ये भी हम इसके ऊपर एक सवाल है, तो बहुत फेमस सवाल है, वो आपको करा देंगे, फिर आप आंसर देने के लिए एकदम से काबिल हो जाओगे क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ बार बार। आप इसको नोट कर लीजिए। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।